हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किए थे रिटेल दुकान व दुकान के कर्मचारी। फिर अब बात करते हैं रिटेलिंग के प्रकार। रिटेलिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टोर रिटेलिंग, दूसरा नॉन स्टोर रिटेलिंग, तीसरा कॉर्पोरेट रिटेलिंग। ग्राहक या उपभोक्ता। रिटेल स्टोर और कर्मचारी बाजार में अंतिम चरण है जहां उपभोक्ता या ग्राहक उन उत्पादों या सेवाओं को खरीदते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है। ग्राहक या उपभोक्ता उस सामान को खरीदते हैं जिस सामान की उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर सब्ज़ी हमें चाहिए तो सब्ज़ी एक टाइम के लिए चाहिए तो एक ही टाइम के लिए लेंगे, नहीं तो 2 टाइम के लिए ले लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। फिर गतिविधि। रिटेल क्षेत्र की वृद्धि। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है विनिमय के एक सामान को इकाई के बिना अन्य वस्तुओं या सेवाओं के लिए सीधे आदान प्रदान किया जाता है, उपयोग के बिना पैसा। पारंपरिक। छोटे स्टोर में माल और सेवाएं बेचना। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली वह होता है कि छोटे दुकान में सभी सामान बेचना। आधुनिक रिटेल स्टोर। सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से आशय सुपर बाजार की स्थापना प्रायः बड़े शहरों में की जाती है। इन दुकानों में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है। इस बाजार में खाद्य पदार्थ, बर्तन, क्रॉकरी का सामान, किराना सामान, कपड़े, विद्युत उपकरण आदि सजा कर रखे जाते हैं। लंबे चौड़े स्थान में सामान हेतु ट्रालियाँ होती है। उपभोक्ता अपनी इच्छित वस्तु का चयन विभिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं में से करता है तथा इसे ट्राली में रखता है। इस प्रकार यहाँ स्वयं सेवा के माध्यम से वस्तुओं का चुनाव करते हैं। प्रत्येक वस्तु पर उसकी कीमत लिखी होती है। ग्राहक वस्तुओं को ट्राली में लेकर रोकड़ खिड़की कैश काउंटर पर पहुँचता है जहाँ वस्तुओं का बिल कैश मेमो बनाया जाता है एवं वस्तुओं को पैक किया जाता है। वस्तुओं की सुपुर्दगी ग्राहक द्वारा ले ली जाती है। प्रायः इन दुकानों में कर्मचारियों की संख्या कम पाई जाती है। घर पहुंच सेवा तथा उधारी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। सुपर बाजार से हमारा यह आशय है कि यह बड़े शहरों में होता है। मतलब कि हर अनेक प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिल जाती है। इसमें क्रॉकरी का सामान, किराना सामग्री, कपड़े, विद्युत उपकरण आदि सब सजा कर रखे जाते हैं और एक ट्राली होती है। उसमें उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का चयन करता है और उसमें रखता है। फिर अपने माध्यम से जो उसे लेना होता है चुनाव करता है। फिर उस पर अब उसकी कीमत लिखी होती है, वह ट्राली में लेके जाता है, कैश काउंटर पे पहुंचता है, वहाँ बिल लेता है। फिर उसके बाद अपने बिल को सुपुर्दगी से लेता है। फिर इन दुकानों की संख्या मतलब कि बहुत कम होती है और कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ पर कम पाई जाती है और यहाँ पर उधारी भी नहीं मिलता है। सुपर बाजार की प्रमुख विशेषताएं। विभागीय भंडार की तरह अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है। ग्राहक घूमकर वस्तुओं का चयन करता है तथा स्वयं उसे ट्राली में रखता है। इसका अर्थ यह है कि हर विभागीय भंडार की तरह अधिकांश उपभोक्ता से मतलब कि एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। और ग्राहक खुद से घूमकर चयन करता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तीसरा, इन दुकानों में प्रायः खाद्य सामग्री एवं किराना सामग्री के साथ साथ क्रॉकरी, श्रृंगार, कपड़े आदि एक स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। ये दुकान स्वयं सेवा के सिद्धांत पर संचालित होती है। इन दुकानों पर केवल नगद व्यवहार ही होते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये दुकानें प्रायः शहर के मध्य में स्थापित की जाती है। तीसरा है, इन दुकानों में खाद्य सामग्री, किराना स्टोर के साथ साथ क्रॉकरी का सामान भी एक ही जगह पर मिल जाता है। यह दुकान खुद के संचालित पे चलती है। यहाँ उधारी नहीं मिलता, सिर्फ नगद व्यवहार होता है, जैसे कि पैसा लो और सामान दो। इनके द्वारा घर पहुंच सेवा नहीं होता, जैसे कि बहुत से ऐप है वहाँ से ऑर्डर करने पर घर आ जाता है, लेकिन यहाँ से घर पहुंच सेवा नहीं रहते। यह दुकान शहर में रहते हैं, ज़्यादातर शहर में रहते हैं। सुपर बाजार के फायदे। इसमें कम लागत लगती है। सभी वस्तु एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने से लागत कम आती है। यहाँ वस्तुएं सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता वाली होती है।
कम लागत जैसे कि सस्ती भी होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। दूसरा, वस्तुओं का चुनाव की स्वतंत्रता। ग्राहक को वस्तु चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। विक्रयकर्ता का मानसिक दबाव नहीं रहता। इच्छित वस्तु को क्रय करने में सरलता रहती है। इससे ग्राहकों को चुनाव करने में सरलता हो जाती है। ग्राहकों को ये नहीं होता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तु उन्हें चाहिए वो ले लेते हैं। राशि डूबने की संभावना। इन दुकानों में प्रायः नगद ही माल का विक्रय किया जाता है, अतः डूबता ऋण की कोई संभावना नहीं रहती है। राशि डूबने की संभावना नहीं रहती मतलब कि इस दुकान में उधार नहीं दिया जाता तो राशि डूबने की संभावना तो नहीं रहेगी। केंद्रीय स्थान। सुपर बाजार की स्थिति शहर के मध्य होती है, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। परिवहन व्यय की बचत होती है। यह शहर के बीच में होती है, जिससे जाने आने का खर्चा नहीं रहता। बड़े पैमाने के लाभ। इन दुकानों में बड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय की जाती है, इससे लागत व्यय में कमी आती है। इन दुकानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रय की जाती है, इससे लागत के व्यय में कमी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ सुपर कंप्यूटर। सॉरी दोस्तों, सुपर कंप्यूटर नहीं है, सुपर मार्केट है। डिसएडवांटेज ऑफ सुपर मार्केट। अधिक पूंजी का विनियोजन। सुपर बाजार की स्थापना में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय किया जाता है तथा यह नगर में होने से इनके निर्माण में लागत अधिक आती है। सुपर बाजार की जब स्थापना की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा राशि लगती है। ये नगर में होने से ज़्यादा अधिक लागत होती है। अमित व्यय। इन दुकानों में रख रखाव एवं सजावट पर भारी व्यय करना पड़ता है, अतः अनावश्यक व्यय हो जाते हैं जिनका भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अमित व्यय। इन दुकानों में मतलब कि सजावट भी करते हैं, उसमें भी व्यय हो जाता है। अनावश्यक व्यय होते हैं तो ये दुकानदार नहीं खर्च करते, ये जो कस्टमर होते हैं उनसे लेते हैं। उधार की सुविधा नहीं। इन दुकानों पर केवल नगद माल का ही विक्रय किया जाता है, उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इन दुकानों में उधार नहीं मिलता। स्थान की कमी। अनेक प्रकार की वस्तुओं फर्क रखने से इन दुकानों में स्थान का अभाव पाया जाता है। ऐसा बाजार ज़्यादा नहीं होते, इसलिए स्थान की कमी होती है। अगर स्थान हो तो दुकान हो सकते हैं, लेकिन स्थान की कमी होती है, इसीलिए ऐसे दुकान बहुत कम मिलते हैं। घर पहुंच सेवा का अभाव। प्रायः इन दुकानों पर घर पहुंच सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। हाँ दोस्तों, हमने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें घर पहुंच सेवा का अभाव रहता है, घर नहीं पहुंचाया जाता। आप जाएंगे वहाँ घूम कर जो आपकी इच्छा हो लेकर आ जाएंगे आप। कर्मचारियों का तालमेल नहीं है। इन दुकानों में रोकड़ खिड़की के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कर्मचारियों नियुक्ति नहीं की जाती, इसमें आपस में तालमेल का अभाव पाया जाता है। जो रोकड़ खिड़की होती है सिर्फ वहाँ कर्मचारी होते हैं और कई कर्मचारी इस दुकान में नहीं रहते, इसलिए कर्मचारियों का तालमेल में भी अभाव पाया जाता है। हाइपर मार्केट। एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक सुपरमार्केट के संयोजक को हाइपर मार्केट के रूप में जाना जाता है। हाइपर मार्केट का आविष्कार वर्ष 1931 में किसको देने के लिए किया गया था? ग्राहकों एक सुपरमार्केट से भी अधिक विशाल एक दुकान की भावना। यह एक बड़ी रिटेल यूनिट का हवाला देने के लिए बनाया गया था, जिसे पहले सुपरमार्केट कहा जाता था। फ्रेड मायर श्रृंखला अमेरिका में पहली थी जिसे हाइपर मार्केट के रूप में लेबल किया गया था, लेकिन हाइपर मार्केट शब्द को बाद में ऐसे सभी स्टोर के लिए आरक्षित किया गया था जिसमें एक सुपरमार्केट, एक डिपार्टमेंटल स्टोर संयुक्त सुविधाएं थी। डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट के संयोजक को सुपरमार्केट के रूप में कहा जाता है। यह 1931 में हवाला देने के लिए सुपरमार्केट को विशाल दुकान की भावना से रखा गया था। फ्रेड मायर श्रृंखला अमेरिका में पहली थी जिसे हाइपरमार्केट के रूप में लेबल किया गया था, इसलिए ऐसे सभी हाइपरमार्केट स्टोर आरक्षित किए गए जिसमें सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर सुविधाएं थी। भारत में रिटेल की वृद्धि की वजह। आय का स्तर बढ़ाना, खर्च करने के लिए अधिक पैसा। जब आय का स्तर बढ़ेगा तो खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा। आबादी के युवा वर्ग की बढ़ती उम्मीद, नए और एकल विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग।
जब से आबादी हुई है, युवा वर्ग की मांग बहुत बढ़ गई है। एक तरह के विभिन्न उत्पादों की मांग करते हैं। परमाणु परिवार संरचना एक संयुक्त परिवार संरचना नहीं है। परमाणु परिवार उसे कहते हैं जो छोटा परिवार होता है, और संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, 3 पीढ़ी रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। इसलिए परमाणु परिवार संरचना एक संयुक्त परिवार संरचना नहीं है। बढ़ती साक्षरता बाजार को बेहतर ढंग से समझना। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है, वैसे वैसे बाजार को बेहतर ढंग से समझने में आसानी हो रही है। तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग खर्च करने की शक्ति अधिक होगी। जब मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ेगा तो खर्च करने की शक्ति अधिक होगी। बढ़ता शहरीकरण सामाजिक प्रक्रिया जिससे शहर बढ़ते हैं और समाज अधिक शहरी हो जाते हैं। ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक स्टोर होता है। मीडिया पैड बढ़ाना, उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना। इंटरनेशनल ब्रांड्स और प्रोडक्ट के लिए एक्सपोजर, बढ़ती मांग। और भारत में पारंपरिक रिटेल दृश्य की व्याख्या करना। उच्चतम और निम्नतम संगठित रीस्टोर प्रतिशत को उजागर करना। मीडिया पैड बढ़ाना, उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी लेना। इंटरनेशनल ब्रांड्स और प्रोडक्ट के लिए एक्सपोजर और बढ़ती मांग। और भारत के रिटेल दृश्य की करना। उच्च और निम्न संगठन के रिटेल को प्रतिशत को उजागर करना ही भारत में रिटेल वृद्धि की वजह है। अब आते हैं संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह है जो उचित प्राधिकारी या सरकार के साथ शामिल हो और उनके नियम और विनियमों का पालन। विपरीत असंगठित क्षेत्र को सेक्टर के रूप में समझा जा सकता है जो सरकार के साथ शामिल नहीं है और इस प्रकार किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता है। संगठित क्षेत्र उसे कहा जाता है जो सरकार के साथ शामिल होता है और नियमों और विनियमों का पालन करता है। असंगठित क्षेत्र को सेक्टर के रूप में समझा जाता है जो सरकार के साथ शामिल नहीं होता है और इस प्रकार के किसी नियमों का पालन नहीं करता। उसे असंगठित बनाम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र समझने के लिए मैं 2 कॉलम बनाई हूँ। पहला कॉलम समझते हैं। इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः निगरानी की जाती है। संगठित क्षेत्र में सरकार इसमें देख रेख करती है। इस क्षेत्र में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ आती है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र में सरकार की कोई निगरानी नहीं होती, मतलब कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, देखभाल नहीं करती है। इसमें छोटे छोटे बिखरी इकाइयाँ आती है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है। इसमें शामिल गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल किया जाता है। इसमें जो गतिविधियाँ शामिल होती है घरेलू उत्पाद व GDP में शामिल किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में ना किसी प्रकार का कर लगाया जाता है, न ही इनकी गतिविधियों का GDP का सकल उत्पाद GNP में शामिल किया जाता है। इसमें कोई कर नहीं लगाया जाता है और इसकी गतिविधियों का GDP का सकल उत्पाद का GNP में शामिल नहीं किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र विशिष्ट कार्य घंटों और नियमित मजदूर वाले सभी नौकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं के रोजगार की सुरक्षा होती है। इसमें अनौपचारिक रूप से घंटों और नियमित मजदूर वाले सभी नौकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें जो कार्य करते हैं उनके रोजगार की सुरक्षा रहती है। यह कर्मचारियों श्रमिक किसी नियम का नियमित काम घंटे और मजदूरी के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। इसमें कर्मचारी या मजदूर नियमित आधार पर कार्य नहीं करते हैं। श्रमिकों को सरकार, राज्य या निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नियोजित किया जाता है। इसमें संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्र में नियोजित किया जाता है, अर्थात मतलब कि उन लोगों को रखा जाता है कार्य करने के लिए। यह मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वस्तुओं और सेवाओं के प्राथमिक उत्पादन से संबंधित है। जैसे फेरी वाला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो अपने जीवन में निर्वहन के लिए अपने कृषि उत्पादों का विक्रय करता है। जैसे फेरी वाला हो गया, सामान लेकर आता है, बेचता है, घर घर बेचता है, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं।
यह एक लाइसेंस प्राप्त संगठन है और करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें बड़े पैमाने पर परिचालन जैसे बैंक और अन्य शामिल है। इसमें लाइसेंस प्राप्त है जैसे कि बैंक हो गए, जैसे कि हम लोग देते हैं जीएसटी देते हैं हम लोग, ऐसे यह भी है। यह एक लाइसेंस प्राप्त संगठन है जिसमें भुगतान करना पड़ता है। और असंगठित क्षेत्र यह एक लाइसेंस प्राप्त संगठन नहीं है और न ही इनके द्वारा करों का भुगतान किया जाता है। यह एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र नहीं है और यह करों को भुगतान नहीं करता है। सो दोस्तों, आज हम संगठित और असंगठित क्षेत्र को समझ गए। अब मिलते हैं बाद में दोस्तों।